भाग 4 तीसरी सफ़ेद रात। वह किसी और की प्रतीक्षा करती रही और मैं उसके पास टूटता रहा। किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े रहना जिससे आप प्रेम करते हो और उसे किसी दूसरे व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करते देखना शायद प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा है। आप उसके साथ होते हैं लेकिन उसकी नज़रें आपको नहीं खोज रही होती। आप उसका हाथ थामे होते हैं लेकिन उसके दिल में कोई और होता है। आप उसकी उदासी मिटाना चाहते हैं मगर उसकी खुशी का रास्ता आपके पास से होकर किसी दूसरे व्यक्ति तक जाता है। और सबसे दर्दनाक बात, वह मुस्कुराकर आपसे कहती है, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, जबकि आप मन ही मन उससे कहना चाहते हैं, मैं केवल आपका मित्र नहीं रहना चाहता। पिछली रात नास्तेका ने अपना प्रेम पत्र स्वप्नदर्शी के हाथों में रख दिया था। वह पत्र उस युवक के लिए नहीं था जो उसके सामने खड़ा था। वह पत्र उस व्यक्ति के लिए था जो पूरे 1 वर्ष बाद लौटने का वादा करके चला गया था। स्वप्नदर्शी ने नास्तेका का पत्र पहुंचा दिया, लेकिन अब प्रश्न यह था कि क्या उस पत्र का उत्तर आएगा? क्या वह व्यक्ति नास्तेका से मिलने आएगा? और यदि वह आया तो नास्तेका के जीवन में स्वप्नदर्शी के लिए क्या बचेगा? स्वागत है आपका दोस्तोयेवस्की की भावनात्मक प्रेम कथा व्हाइट नाइट्स के भाग 4 तीसरी सफ़ेद रात। पिछले भाग में स्वप्नदर्शी ने नास्तेका को अपने जीवन का सच बताया था। उसने स्वीकार किया था कि वह वास्तविक जीवन से अधिक अपने सपनों में जीता है। उसके पास मित्र नहीं थे, प्रेम नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके लौटने की प्रतीक्षा करता हो। फिर नास्तेका ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अपनी दृष्टिहीन दादी के साथ रहती है। दादी उसे अपने पास रखने के लिए उसकी ड्रेस को अपनी ड्रेस से पिन कर देती हैं। नास्तेका का जीवन एक छोटे से कमरे, कुछ किताबों और दादी की निगरानी तक सीमित था। लेकिन फिर उसके घर की ऊपरी मंजिल पर एक युवा किराएदार रहने आया। उसने नास्तेका को किताबें दी, उसे थिएटर दिखाया और धीरे धीरे नास्तेका उससे प्रेम करने लगी। जब वह युवक काम की तलाश में 1 वर्ष के लिए मॉस्को जाने लगा तो नास्तेका अपने कपड़ों का बंडल लेकर उसके कमरे में पहुंच गई। वह उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन युवक ने कहा, अभी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन 1 वर्ष बाद लौटूंगा। यदि तब भी तुम मुझसे प्रेम करती रही तो हम विवाह करेंगे। नास्तेका ने पूरे 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की। अब वह युवक शहर में लौट चुका था, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी न उसने नास्तेका से मुलाकात की, न कोई संदेश भेजा। स्वप्नदर्शी की सलाह पर नास्तेका ने उसे पत्र लिखा, लेकिन जब स्वप्नदर्शी ने पत्र लिखने की बात कही तो नास्तेका ने शर्माते हुए अपनी ड्रेस से एक बंद लिफाफा निकाल दिया। पत्र पहले ही लिखा जा चुका था। और उस रात स्वप्नदर्शी अपने हाथों से उस लड़की का प्रेम पत्र पहुंचाने गया जिससे वह स्वयं प्रेम करने लगा था। अगली सुबह सेंट पीटर्सबर्ग का आकाश बादलों से ढका हुआ था। बारिश लगातार गिर रही थी। सूरज का एक छोटा सा टुकड़ा भी दिखाई दे रहा था। स्वप्नदर्शी खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। सड़कें भीगी हुई थी। मकानों की दीवारें उदास दिखाई दे रही थी। लोग सिर झुकाकर जल्दी जल्दी अपने रास्तों पर जा रहे थे। उसे लगा मानो शहर आज भी उसके भीतर की स्थिति समझ रहा हो। कल तक वही शहर उजला था, आकाश चमक रहा था, नास्तेका उसके साथ थी। आज सब कुछ धुंधला था। जाते समय नास्तेका ने उससे कहा था, यदि कल बारिश हुई तो शायद मैं नहीं आऊंगी, और आज सचमुच बारिश हो रही थी। स्वप्नदर्शी जानता था कि आज उनकी मुलाकात नहीं होगी, फिर भी उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। शायद नास्तेका बारिश को अनदेखा कर देगी, शायद वह फिर उस स्थान पर पहुंच जाएगी, शायद उसे देखकर मुस्कुराएगी। लेकिन वह नहीं आई। और उस पूरे उदास दिन में स्वप्नदर्शी पिछली रात के प्रत्येक क्षण को बार बार याद करता रहा। तीसरी सफ़ेद रात को, जब नास्तेका किसी और की प्रतीक्षा कर रही थी और वह नास्तेका की। पिछली शाम स्वप्नदर्शी निर्धारित समय से पहले ही मिलने वाले स्थान की ओर चल पड़ा था। उसका हृदय भरा हुआ था। वह नास्तेका से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे स्वयं नहीं पता था कि वह क्या कहेगा।
उसने नास्तेका का पत्र उसके परिचित लोगों तक पहुंचा दिया था। अब केवल उत्तर की प्रतीक्षा थी। शायद उस रात पत्र का उत्तर मिल जाता। शायद नास्तेका का प्रेमी स्वयं वहां आ जाए, और शायद उस रात के बाद नास्तेका को स्वप्नदर्शी की आवश्यकता ही न रहे। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो नास्तेका पहले से वहां मौजूद थी। वह निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे पहले आ गई थी। उसकी आंखों में उत्साह था, चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उसका वर्षों पुराना सपना अब कुछ ही क्षणों में सच होने वाला हो। आप आ गए? नास्तेका ने उसे देखते ही कहा। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। स्वप्नदर्शी मुस्कुराया। आप तो समय से बहुत पहले आ गई। मैं घर पर कैसे बैठी रहती। आज शायद वह आएगा या उसका पत्र आएगा। मुझे लग रहा है आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात नास्तेका असाधारण रूप से प्रसन्न थी। वह स्वप्नदर्शी की हर छोटी बात पर हंस रही थी। वह कभी नदी की ओर देखती, कभी रास्ते की ओर, और फिर अचानक कोई मजाक करके हंस पड़ती। उसकी हंसी इतनी निश्चल थी कि कुछ क्षण के लिए स्वप्नदर्शी भी भूल गया कि वह किसकी प्रतीक्षा कर रही है। उसे केवल इतना दिखाई दे रहा था, नास्तेका खुश थी और उसकी खुशी से पूरा संसार सुंदर लग रहा था। मैं खुश हूं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। कुछ देर बाद नास्तेका ने स्वप्नदर्शी की ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में शरारत थी। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आज मैं आपको देखकर इतनी खुश क्यों हूं? स्वप्नदर्शी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, क्यों? नास्तेका मुस्कुराई, फिर बोली, क्योंकि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। स्वप्नदर्शी की मुस्कान जैसे वहीं रुक गई, लेकिन नास्तेका उसकी पीड़ा से अनजान थी। वह उत्साह से कहती रही, आप जानते हैं, आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो मुझे परेशान करने लगता। वह मेरे सामने उदास बैठता, बार बार आहें भरता, अपना दुख दिखाता और शायद मुझे अपराधी महसूस कराता। लेकिन आप कितने अच्छे हैं। आप मेरे सच्चे मित्र हैं। आप बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता कर रहे हैं। मुझे लगता है भगवान ने ही आपको मेरे पास भेजा है। नास्तेका ने खुशी में स्वप्नदर्शी का हाथ इतनी जोर से दबाया कि वह लगभग दर्द से कराह उठा, मगर उसने हाथ नहीं हटाया, क्योंकि उस स्पर्श में उसे वह अपनापन मिल रहा था जिसका उसने वर्षों से सपना देखा था। लेकिन उसी स्पर्श के साथ नास्तेका के शब्द उसके भीतर उतर रहे थे। आप मुझसे प्रेम नहीं करते? नास्तेका ने आगे कहा, जब मेरा विवाह हो जाएगा तब भी हम मित्र रहेंगे, बहुत अच्छे मित्र, शायद भाई बहन से भी अधिक करीब। मैं आपका उतना ही ध्यान रखूंगी, लगभग उतना ही जितना उसका रखूंगी। स्वप्नदर्शी ने मुस्कुराने का प्रयास किया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। जिस लड़की को वह अपना पूरा संसार मानने लगा था, वह उसे अपने भविष्य में जगह तो दे रही थी, मगर केवल एक मित्र की जगह। कभी कभी किसी के जीवन में उपस्थित होना भी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि यह प्रश्न यह नहीं होता कि आप उसके पास हैं या नहीं। प्रश्न यह होता है, आप उसके दिल में किस रूप में हैं। नास्तेका की खुशी के पीछे छिपा डर। स्वप्नदर्शी ने नास्तेका को ध्यान से देखा। वह हंस तो रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसी रास्ते की ओर चली जाती। हर गुजरती हुई परछाई पर उसका शरीर सतर्क हो जाता, हर आहट पर उसकी सांस रुक जाती। स्वप्नदर्शी ने धीरे से कहा, आप बहुत बेचैन हैं। नास्तेका ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है कि वह नहीं आएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको डर लग रहा है? नास्तेका कुछ क्षण चुप रही, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, शायद मैं आज स्वयं जैसी नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, और जब कोई बहुत खुश होता है तो उसे हर छोटी बात बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन उसकी आवाज़ की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका हृदय शायद स्वयं से कह रहा था, यदि वह सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो अब तक आया क्यों नहीं। तभी दूर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। नास्तेका तुरंत शांत हो गई। उसने रास्ते की ओर देखा। अंधेरे में एक पुरुष की आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। नास्तेका का हाथ कांप उठा। उसने स्वप्नदर्शी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। शायद
वह धीरे से बोली। स्वप्नदर्शी ने भी उस आकृति को देखा। उसका दिल जैसे रुक गया। क्या वही व्यक्ति आ रहा था? क्या अब सब कुछ समाप्त होने वाला था? जैसे जैसे वह आकृति पास आने लगी, स्वप्नदर्शी ने नास्तेका का हाथ छोड़ दिया। उसने एक कदम पीछे हटाया। वह वहां से चले जाना चाहता था, क्योंकि यदि वह व्यक्ति सचमुच नास्तेका का प्रेमी था तो उनके बीच खड़े रहने का उसे क्या अधिकार था। मगर वह कोई दूसरा व्यक्ति निकला, एक अनजान राहगीर, जो बिना उनकी ओर देखे आगे निकल गया। नास्तेका ने राहत की सांस ली। फिर उसने स्वप्नदर्शी की ओर देखकर पूछा, आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? स्वप्नदर्शी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नास्तेका ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, डरिए मत, जब वो आएगा तो हम दोनों मिलकर उससे मिलेंगे। मैं चाहती हूं कि वह देखे हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। स्वप्नदर्शी के भीतर वही शब्द गूंजने लगे, हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। नास्तेका के लिए इसका अर्थ मित्रता था। स्वप्नदर्शी के लिए यह प्रेम की स्वीकारोक्ति जैसा था। उसका हाथ गर्म था, नास्तेका का हाथ ठंडा। नास्तेका किसी और के आने की आशा से कांप रही थी और स्वप्नदर्शी उसके चले जाने के डर से। कुछ समय तक दोनों चुपचाप चलते रहे। स्वप्नदर्शी के भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। वह अब अपने प्रेम को स्वयं से भी नहीं छिपा सकता था। उसने अचानक कहा, नास्तेका, क्या आप जानती हैं आज पूरे दिन मेरे साथ क्या होता रहा? नास्तेका तुरंत उत्साहित हो गई। क्या हुआ? जल्दी बताइए। आप इतने समय से चुप क्यों हैं? स्वप्नदर्शी ने गहरी सांस ली। आपका पत्र पहुंचाने के बाद मैं घर लौट आया, फिर मैं लेट गया। नास्तेका हंस पड़ी। बस आपकी पूरी कहानी इतनी सी है? स्वप्नदर्शी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। नहीं, जब मेरी आंखें खुली तो मुझे लगा जैसे मैं सोया ही नहीं था, जैसे समय रुक गया हो, जैसे कोई एक भावना मेरे भीतर हमेशा के लिए ठहर गई हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी धुन जिसे मैंने जीवन में कभी सुना था लेकिन फिर भूल गया, वही धुन अचानक मेरे भीतर लौट आई हो, जैसे वह धुन वर्षों से मेरे हृदय का दरवाज़ा खटखटा रही थी और अब जाकर मैंने उसे पहचान लिया हो। नास्तेका ने उलझन से उसकी ओर देखा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही। स्वप्नदर्शी कहना चाहता था, वह धुन तुम हो नास्तेका। मेरे जीवन में जो भावना वर्षों से अनुपस्थित थी वह प्रेम था, और अब वह प्रेम मुझे मिल गया है। लेकिन उसके होठों से केवल इतना निकला, मैं आपको केवल यह बताना चाहता था कि आज मुझे एक बहुत विचित्र अनुभव हुआ। नास्तेका उसकी आंखों को देख रही थी। एक क्षण के लिए वह शांत हो गई, मानो उसने उसके शब्दों के पीछे छिपा सत्य पहचान लिया हो। अचानक नास्तेका फिर हंसने लगी। उसने स्वप्नदर्शी का हाथ पकड़कर उसे चलने के लिए खींचा। बस कीजिए, आप फिर अपनी स्वप्नदर्शी वाली भाषा बोलने लगे। सीधी बात क्यों नहीं करते? स्वप्नदर्शी चुप रहा। नास्तेका ने शरारत से कहा, जानते हैं, मुझे अब थोड़ा बुरा लग रहा है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। स्वप्नदर्शी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह हंस रही थी। मनुष्य का स्वभाव कितना अजीब होता है। पहले मैंने आपसे कहा कि आप मुझसे प्रेम मत कीजिए, और अब मुझे शिकायत है कि आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते। लेकिन आप मुझ पर नाराज मत होना, मैं आपके सामने अपने मन की हर मूर्खतापूर्ण बात कह देती हूं। क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। नास्तेका के लिए यह एक मासूम मजाक था, लेकिन स्वप्नदर्शी के लिए हर शब्द उसके भीतर नई उम्मीद जगा रहा था, और उसी समय नई पीड़ा भी। दूर किसी मीनार से घंटी की आवाज सुनाई दी, एक गहरी ध्वनि जो शांत रात में दूर तक फैल गई। स्वप्नदर्शी ने अनजाने में कहा, शायद 11 बज गए। 1, 2, 3। नास्तेका की हंसी रुक गई। उसने घंटियों को गिनना शुरू किया। 4, 5, 6। उसके चेहरे से खुशी गायब होने लगी। 7,
8, 9, उसकी आंखों में डर उतर आया। 10 और फिर 11। नास्तिका ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ 11 बज गए। वह नहीं आया था। पत्र का कोई उत्तर भी नहीं आया था। नास्तिका कुछ क्षण पहले तक हंस रही थी, अब वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो उन 11 घंटियों ने उसकी सारी उम्मीदों को एक एक करके तोड़ दिया हो। स्वप्नदर्शी ने तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। वह जानता था कि उसने 11 बजने की बात क्यों कही थी। उसके भीतर एक कहीं छोटी सी ईर्ष्या थी। एक क्षण के लिए वह चाहता था कि नास्तिका भी वास्तविकता देखे। जिस व्यक्ति की वह प्रतीक्षा कर रही है वह नहीं आया। लेकिन नास्तिका के चेहरे की उदासी देखकर उसने स्वयं को दोषी महसूस किया। वह उसकी पीड़ा नहीं देख सकता था, भले ही उसकी खुशी का अर्थ स्वप्नदर्शी के अपने सपनों का अंत क्यों ना हो। उम्मीद के लिए बनाए गए बहाने। स्वप्नदर्शी तुरंत उसे समझाने लगा, नास्तिका, इसका कोई सामान्य कारण हो सकता है। शायद उसे पत्र अभी मिला ही ना हो सकता है जब पत्र पहुंचा हो वह घर पर ना हो। शायद वह उत्तर लिखना चाहता हो। शायद वह कल सुबह आपसे मिलने आए। ऐसी हजारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वह तर्क पर तर्क देता गया। वह स्वयं भी नहीं जानता था कि उनमें कितना सत्य है, लेकिन उस समय सत्य से अधिक आवश्यक था नास्तिका की उम्मीद को बचाना। जब कोई व्यक्ति टूट रहा हो तो हम कभी कभी उसे सच नहीं देते, हम उसे एक और सुबह तक जीवित रहने की वजह देते हैं। नास्तिका ध्यान से उसकी बातें सुनती रही। वह विश्वास करना चाहती थी, और जब कोई व्यक्ति विश्वास करना चाहता है तो छोटा सा बहाना भी उसे बड़ी उम्मीद दे सकता है। हाँ, नास्तिका ने धीरे से कहा, शायद उसे पत्र नहीं मिला होगा। आप ठीक कह रहे हैं। वह बिना बताए कैसे रह सकता है? वह अवश्य उत्तर देगा। फिर उसने स्वप्नदर्शी को अपना पता दोबारा बताया। आप कल सुबह जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाइएगा। यदि कोई पत्र आए तो मुझे तुरंत बता दीजिएगा। आपको मेरा घर याद है ना? हाँ। आप सचमुच आएंगे? अवश्य। वह आप जैसा क्यों नहीं है? अचानक नास्तिका शांत हो गई। वह स्वप्नदर्शी की बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थी। उसने सिर घुमा लिया। स्वप्नदर्शी ने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। नास्तिका, आप रो रही हैं? नहीं। उसने मुस्कुराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ठुड्डी कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थी। कुछ क्षण बाद उसने स्वप्नदर्शी का हाथ पकड़ लिया। मैं आपके बारे में सोच रही थी। आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? आप बिना कुछ मांगे मेरी सहायता कर रहे हैं। आप मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे दुख को अपना दुख समझते हैं। फिर उसने वह प्रश्न पूछा जिसने स्वप्नदर्शी के हृदय को एक साथ आशा और पीड़ा दोनों से भर दिया। नास्तिका ने कहा, वह आप जैसा क्यों नहीं है? वह आपकी तरह दयालु क्यों नहीं है? आप उससे अधिक अच्छे हैं, कहीं अधिक नोबल, कहीं अधिक समझदार। फिर भी उसने आंखें झुका ली। मैं उससे आपसे अधिक प्रेम क्यों करती हूँ? स्वप्नदर्शी ने उत्तर नहीं दिया। उसके पास इसका कोई उत्तर था भी नहीं। प्रेम हमेशा उस व्यक्ति को नहीं चुनता जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो। प्रेम कभी कभी उस व्यक्ति को चुन लेता है जिसके लिए हमें सबसे अधिक प्रतीक्षा करनी पड़े। नास्तिका ने स्वयं को समझाने का प्रयास किया, शायद मैं उसे अभी पूरी तरह समझती नहीं हूँ। वह बहुत गंभीर है, कभी कभी थोड़ा प्राउड भी लगता है। मैं उसके सामने हमेशा घबराई रहती थी, मगर शायद उसके हृदय में बहुत टेंडरनेस हो जिसे वह दिखा नहीं पाता। स्वप्नदर्शी ने कहा, आप उससे स्वयं से भी अधिक प्रेम करती हैं। नास्तिका ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। शायद यह सच है। लोग अपने दिल की बात क्यों छुपाते हैं? नास्तिका कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आती। लोग अपने दिल की बात सीधे क्यों नहीं कहते? हम सब एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह क्यों नहीं रह सकते? जब हमें पता है कि हम ईमानदारी से बोल रहे हैं तो फिर अपनी फीलिंग्स छिपाने की क्या आवश्यकता है? सब लोग स्वयं को वास्तविकता से अधिक कठोर दिखाते हैं, जैसे उन्हें डर हो। यदि उन्होंने अपने मन की सॉफ्टनेस दिखा दी
तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे। लोग प्रेम करते हैं मगर कहते नहीं। उन्हें किसी की आवश्यकता होती है मगर स्वीकार नहीं करते। वे रोना चाहते हैं मगर मुस्कुराते रहते हैं। स्वप्नदर्शी ने उसकी ओर देखा। नास्तिका वही बात कह रही थी जिसे सुनने की वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह स्वयं भी अपने दिल की सबसे बड़ी बात छिपाए खड़ा था। कभी कभी हम दूसरों से शिकायत करते हैं कि वे अपने मन की बात नहीं कहते, जबकि उसी क्षण हम स्वयं अपने भीतर का सबसे बड़ा सत्य छिपा रहे होते हैं। नास्तिका ने उसके त्याग को महसूस किया। नास्तिका ने स्वप्नदर्शी को ध्यान से देखा। उसकी आवाज में अब शरारत नहीं थी, केवल एक कोमल गंभीरता थी। आप दूसरे लोगों जैसे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। स्वप्नदर्शी चौंक गया। नास्तिका ने तुरंत कहा, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। मैंने जीवन बहुत कम देखा है। मुझे अपनी फीलिंग्स को ठीक तरह से कहना नहीं आता, लेकिन मुझे आपका दर्द महसूस होता है। आपने अपने बारे में जो कहा था कि आप केवल एक स्वप्नदर्शी हैं, वह अब सत्य नहीं है। आप बदल रहे हैं। आप वास्तविक जीवन में लौट रहे हैं। और एक दिन जब आप किसी लड़की से प्रेम करेंगे तो वह बहुत भाग्यशाली होगी। स्वप्नदर्शी ने चुपचाप कहा, मैं पहले ही प्रेम कर चुका हूं और वह लड़की मेरे सामने खड़ी है। लेकिन नास्तिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ईश्वर आपको बहुत खुशी दे। जिस लड़की से आप प्रेम करेंगे उसे खुशी देने की मुझे आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ रहकर वह पहले से ही खुश होगी। स्वप्नदर्शी बोल नहीं पाया। नास्तिका का प्रत्येक आशीर्वाद अनजाने में उसके प्रेम को असंभव घोषित कर रहा था। वह उसे भविष्य की किसी दूसरी लड़की के साथ खुश देख रही थी, जबकि स्वप्नदर्शी का पूरा भविष्य उसी क्षण नास्तिका के सामने खड़ा था। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर नास्तिका ने धीरे से कहा, अब स्पष्ट है कि वह आज रात नहीं आएगा। स्वप्नदर्शी ने दृढ़ आवाज में कहा, वह कल अवश्य आएगा। नास्तिका ने स्वयं को संभाल लिया। हाँ, वह कल आएगा। शायद उसे आज आना संभव ही नहीं था। फिर उसने विदा लेते हुए कहा, कल यदि बारिश हुई तो शायद मैं ना आ सकूं, लेकिन उसके अगले दिन मैं अवश्य आऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आप भी आइएगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। नास्तिका ने अपना हाथ बढ़ाया। स्वप्नदर्शी ने उसका हाथ थाम लिया। जाने से पहले नास्तिका ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? स्वप्नदर्शी देखता रहा। उसका मन कहना चाहता था, हाँ नास्तिका, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन आप जिस दिन उसके पास चली जाएंगी उस दिन मेरे साथ क्या बचेगा? नास्तिका मुस्कुराई। उसने उसका हाथ दबाया और चली गई। स्वप्नदर्शी ने उसे दूर जाते हुए देखता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, नास्तिका, काश तुम जान पाती कि इस समय मैं कितना अकेला हूं। अगले दिन लगातार बारिश होती रही। नास्तिका ने कहा था कि बारिश में वो नहीं आएगी। फिर भी रात के 9 बजते ही स्वप्नदर्शी अपने कमरे में नहीं रह सका। उसने कोट पहना और बारिश में बाहर निकल गया। वह उसी स्थान पर पहुंचा, वही बेंच, वही नदी, वही रेलिंग, लेकिन नास्तिका वहां नहीं थी। वह कुछ देर अकेला बैठा रहा। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों पर गिरती रही। उसके आसपास कोई नहीं था, मगर उसकी स्मृतियों में नास्तिका की हंसी अब भी गूंज रही थी। वह नास्तिका की गली की ओर चल पड़ा। उसके घर के बहुत पास पहुंच गया। केवल कुछ कदम और वह उसकी खिड़की देख सकता था। शायद कमरे में रोशनी हो, शायद नास्तिका खिड़की के पास बैठी हो, शायद उसका प्रेमी उसके साथ हो। लेकिन दरवाजे से केवल 2 कदम दूर स्वप्नदर्शी रुक गया। उसे अचानक शर्म महसूस हुआ। वह किस अधिकार से उसकी खिड़की देखने जा रहा था? वह नास्तिका का क्या था? एक मित्र, एक संदेशवाहक, या एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी खुशी में अपने लिए थोड़ी सी जगह खोज रहा था? वह बिना खिड़की की ओर देखे वापस मुड़ गया। उस रात वह पहले से अधिक उदास होकर अपने कमरे में लौटा। कमरे में पहुंचकर उसने स्वयं को समझाया, आज पत्र नहीं आया,
लेकिन यह स्वाभाविक है। शायद वह स्वयं नास्तिका से मिलने चला गया होगा, शायद वे दोनों अभी साथ होंगे। उसने कल्पना की, नास्तिका का प्रेमी उसके सामने खड़ा है, नास्तिका की आंखों में आंसू हैं। वह उसे अपने 1 वर्ष के इंतजार के बारे में बता रही है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उनके बीच की सारी गलतफहमियां समाप्त हो जाती हैं और उस कहानी में स्वप्नदर्शी की भूमिका समाप्त हो जाती है। वह नास्तिका को उसके प्रेम तक पहुंचाने वाला एक छोटा सा पुल था, एक ऐसा पुल जिसे पार करने के बाद लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते। फिर भी उसने स्वयं से कहा, कल वह मुझे सब कुछ बताएगी, कल मैं उसे खुश देखूंगा। लेकिन उसके भीतर कहीं एक भय था। यदि कल नास्तिका खुश हुई तो शायद वह उसे हमेशा के लिए खो देगा, और यदि नास्तिका दुखी हुई तो क्या वह अपने प्रेम को और अधिक समय तक छिपा पाएगा। तीसरी सफेद रात समाप्त हो चुकी थी। नास्तिका अब भी उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जिसने 1 वर्ष बाद लौटने का वादा किया था। स्वप्नदर्शी उसके साथ खड़ा था, लेकिन प्रत्येक क्षण उसके भीतर प्रेम और पीड़ा साथ साथ बढ़ रहे थे। नास्तिका ने उससे कहा था, वह आप जैसा क्यों नहीं है, लेकिन उसने यह भी कहा था, मैं उससे आपसे अधिक प्रेम करती हूँ। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति की अच्छाई दिखाई देती है, हम उसका सम्मान करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर भी हमारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। लेकिन अगली रात सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि चौथी सफेद रात में नास्तिका फिर उसी रेलिंग के पास खड़ी होगी। स्वप्नदर्शी को देखते ही वह केवल एक प्रश्न पूछेगी, पत्र कहाँ है? और स्वप्नदर्शी के पास देने के लिए कोई पत्र नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं, कोई संदेश नहीं, केवल एक ऐसी सच्चाई जो नास्तिका की अंतिम उम्मीद तोड़ देगी। नास्तिका रो पड़ेगी। वह उस व्यक्ति को भूल जाने की बात कहेगी, और तब स्वप्नदर्शी अपने दिल को और अधिक समय तक रोक नहीं पाएगा। वह नास्तिका के सामने स्वीकार करेगा, मैं आपसे प्रेम करता हूं। लेकिन क्या नास्तिका उसके प्रेम को स्वीकार करेगी? क्या वह अपने पुराने प्रेम को भूलकर स्वप्नदर्शी का हाथ थाम लेगी? क्या 2 अकेले लोग एक दूसरे के जीवन का सहारा बन पाएंगे? या ठीक उसी क्षण जब स्वप्नदर्शी को लगेगा कि उसका सबसे सुंदर सपना सच हो गया है, अतीत उनके सामने लौट आएगा? जानने के लिए अवश्य सुनिए व्हाइट नाइट्स भाग 5 चौथी सफेद रात, क्योंकि अगली रात स्वप्नदर्शी पहली बार अपने प्रेम का इजहार करेगा, और पहली बार नास्तिका को 2 दिलों में से किसी एक को चुनना होगा। कमेंट में बताइए, क्या आपको उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो लौटकर भी आपसे मिलने ना आए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। व्हाइट नाइट्स की पूरी भावनात्मक यात्रा सुनने के लिए फिलॉसफी एंड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली सफ़ेद रात तक एक बात याद रखिए, किसी की प्रतीक्षा करना प्रेम हो सकता है, लेकिन स्वयं को उस प्रतीक्षा में खो देना शायद प्रेम नहीं, एक धीमा दर्द है। नमस्कार।